बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज और स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने यहाँ तक डेरिवेशन ड्राइव कर लिए थे, रेजिस्टिविटी तक ड्राइव हो गया था। सबसे पहले ड्रिफ्ट आई, देन उसके बाद आई आया और आई के अंदर वीडी की वैल्यू पुट करी तो ये आया और इसके अंदर ये छिपा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना बेटे कि जो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक तरफ है ओम्स लॉ और एक तरफ है इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो ओम्स लॉ वाला पार्ट है ना, यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में रहता है 101% और एक रहता है इंस्ट्रूमेंट से। ये दो तो कंपलसरी है और बाकी ज्यादा आ जाए वो अच्छी बात है। इस साइड ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रेजिस्टिविटी ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे कंसेप्चुअल, ठीक है ना, सारे वेरिएशन टेम्परेचर के साथ इफेक्ट हो जितने कंसेप्चुअल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 2 नंबर में आती है, ये डेफिनेशन या ये डेरिवेशन 2 नंबर में अगर आता है तो आप यहां से करके लाएंगे, यहां से भी कर दोगे सफिशिएंट है, मतलब आई से लेके यहां तक। लेकिन अगर ये 5 नंबर में है बेटे, 2 और 3 में आप यहीं से कर लो चल जाएगा काम। लेकिन अगर ये 5 में है तो आपको यहीं से लेकर के आना है, वीडी से ड्राइव करके लाना सब कुछ, ये ध्यान रखना। बात समझ में आई है? तो ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है बेटे। आज हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस कवर करेंगे, इनके अलावा जो रह गई हैं। कौन कौन सी साहब? ये रेजिस्टेंस है, इसका रेसिप्रोकल होता है बेटे कंडक्टेंस, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस से मैं क्या समझता हूं, देखो रेजिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग हमेशा दिमाग में रहना चाहिए बेटे, क्योंकि इस चैप्टर में यही यूज होना है मेन, तो रेजिस्टेंस वर्ड ही यूज होना है। और हम 10वीं में 10th लेवल पे पढ़ के भी आए सब। रेजिस्टेंस कहते किसे हैं या इसका मीनिंग क्या है? पिछली क्लास में मैंने आपको जब ड्रिफ्ट पढ़ाई थी एक बात समझाई थी कि जो एटम्स होते हैं ना बेटे, एटम का साइज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रकार से देखा जाए तो जो वायर हम लेते हैं उसमें एटम ही भरे हुए हैं। सब कुछ ठुक के भाई कॉमन सेंस है, वो क्या नाम है, सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर इंटर एटॉमिक स्पेस तो बहुत कम होता है, वो बिल्कुल टाइट पैक होता है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकलने की जगह नहीं मिलती है। जब मैं फील्ड अप्लाई करता हूं तो इलेक्ट्रॉन को आगे निकलने की, आगे चलने के लिए जगह ही नहीं मिलती। सब चलता है, कोलाइड करता है, फिर बैक मार जाता है, फिर जाता है, कोलाइड कर रहा है, फिर बैक मार रहा है, बड़ी मुश्किल से कैसे आगे निकल पाता है। और जिस स्पीड से आगे निकलते उसको ड्रिफ्ट कहते थे सब। तो ये जाकर के कोलाइड करके बैक मारना, मतलब आगे ना बढ़ पाना, यही रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस है। तो बच्चा बोला अगर सर इंटर एटॉमिक स्पेस को बिल्कुल भर दिया जाए, मतलब ठोक के भर दें क्रिस्टल को और इलेक्ट्रॉन को बढ़ने की जगह ही ना दें, तो सब वो इंसुलेटर की तरफ चल देता है। फिर बोल सही, जब तुम इलेक्ट्रॉन को बढ़ने ही नहीं दोगे आगे, ठीक है, तो एक प्रकार से वो लो कंडक्टिविटी की तरफ चल देता है, हाई रेजिस्टेंस की तरफ चल देता है। क्लियर है? और आप इलेक्ट्रॉन ही खत्म कर दो साहब, जो आगे बढ़ने वाले वो समस्या ही खत्म, तो साहब वो इंसुलेटर बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब है। जब टेम्परेचर राइज करते हैं, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है कंडक्टर का? टेम्परेचर राइज करने से जो एटम बैठे हुए हैं साहब, वो सब वाइब्रेशन में आ जाते हैं। वो पहले से ही जगह घेरे बैठे थे, वाइब्रेट करेंगे तो और जगह ऊपर नीचे और साइड में होंगे तो और ज्यादा जगह कवर हो रही है साहब, और ज्यादा जगह कवर होगी तो इलेक्ट्रॉन और माथा पकड़ के बैठ के अपना, यार पहले नहीं निकल पाता था, ये नहीं निकलने देगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस और बढ़ गया साहब। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर राइज होने के साथ, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है साहब। अब जो ये रेजिस्टेंस है ना बेटे, उसका रेसिप्रोकल वो कहलाता है कंडक्टेंस। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये रेजिस्टेंस है, और कितनी इजीली निकल जाता, आगे बढ़ जाता, ये उसका कंडक्टेंस है। रेसिप्रोकल उसका उल्टा, ठीक है बेटे? अच्छा साहब, ये रेजिस्टिविटी है, इसका उल्टा होगा कंडक्टिविटी। 2 डेफिनेशन तो ये हो गई। एक डेफिनेशन है बेटे करंट डेंसिटी और एक है मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी। तो अब तुम देख लो ये जो डेफिनेशन या ये फॉर्मूले जो आपके सामने बनेंगे ना, ये पूरा चैप्टर है, मतलब फर्स्ट पार्ट है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और सवाल इन्हीं में घूमता रहता है बस। इसके अलावा इसमें आर वाला एक फॉर्मूला और था, वो R = ρL/A, ठीक है ना, ये हम लोगों ने ड्राइव किया था, ये इसी के अंदर छिपा था, जब तो रो निकल के आया था इसमें से। तो इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वायर मेल्ट कर देता है, ठीक है, मेल्टिंग वाले कंसेप्ट आते हैं इसके ऊपर। तो ये पोर्शन जो है ये आज हम लोगों को डिस्कस कर देना है। तो इसमें सबसे पहले बेटे हम लोग कवर करते हैं ये करंट डेंसिटी। तो डेफिनेशन बनाओ, एक हेडिंग बना, करंट डेंसिटी जैसे रिप्रेजेंट करी जाती है बेटे, और वेक्टर क्वांटिटी होती है। देख डेफिनेशन क्या कहती है साहब, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट या चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द यूनिट थ्रू पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया
held normal to the direction of flow of current, held normal to the direction of flow of current। सबमर्सिबल का पाइप देखा हमने, सबमर्सिबल का पाइप, और जब उसमें पानी चलता है क्या वो पूरा जो पोर्शन है अंदर का वो बिल्कुल ठुक के मतलब पूरा पानी चलता है? हाँ साहब, बिल्कुल यही आदत होती है करंट की। डीसी करंट ऐसे ही चलता है बेटे। एसी और डीसी में अंतर होता है, तो इसलिए बेटे एसी को दिमाग में रख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बच्चे के सामने करंट का नाम लो तो बच्चा अपने घर में जो करंट चल रहा है इसका कंसेप्ट ले लेता है। ये एसी है, एसी का अंदाज अलग है डीसी से, बिल्कुल ये वो है, अलग है। इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट अलग चैप्टर है सिलेबस के अंदर, ये डीसी है। एसी के अंदर इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड नहीं चलता, वो कहानी कुछ ऐसी होती है, टू एंड फ्रो में रहता है, आगे जाएगा बैक आ जाएगा, आगे आएगा बैक आ जाएगा बस। और डीसी के अंदर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और घूम करके आते हैं बैटरी में होते हुए, 5 चक्कर काटते हैं ऐसे। बात समझ आइए, सबसे बेसिक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एसी होता है ना वो सरफेस पे चलता है। आपने देखा होगा जब हम लोग फिटिंग वगैरह कराते हैं तो अच्छा तार कौन सा माना जाता है कॉपर का फिटिंग के लिए, जिसमें वो क्या तार के अंदर बारीक 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 तार ज्यादा हो। मोटा अगर कॉपर का तार लोगे मोटे मोटे, वो अच्छा नहीं होता है, बारीक वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों पतले पतले तार लिए जाते हैं? उसका रीजन यही होता है कि वायर वो क्या नाम है, ये एसी चलता है वायर की सरफेस पे, और जितना ज्यादा पतले पतले आप तार लोगे सरफेस एरिया उतना बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। बस समझ आइए, इसलिए हमेशा पतला तार लिया जाता है कॉपर का, जिसके अंदर पतले पतले ज्यादा रेशे हो, ठीक है। और जो डीसी होता है ना, डीसी चलता है वायर के अंदर, ठुक के चलता है, जैसे सबमर्सिबल का पानी बताया ना, बिल्कुल इस हिसाब से ठुक के चलता है सब। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एसी में और डीसी में, ठीक है बेटे। अभी फिलहाल हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी किसे कहते हैं साहब? तो इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द करंट। तो ये बच्चा जानता है एरिया नॉर्मल टू द करंट, इसको क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना बेटे। तो देख इधर, मान ले बेटे ये कोई वायर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया साहब, ठीक है सर। ये वायर है, ये क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन। तो जो डीसी होता है बेटे वो ठुक के चलता है, बिल्कुल ठुक के मतलब बिल्कुल इसमें से ऐसे पूरे में निकल करके आएगा साहब, पूरे में ऐसे। ये करंट है, मान लो आई करंट है बेटे ये, और वो इस एरिया में होकर के निकला है। तो एरिया वेक्टर तू जानता है बेटे, हम लोग पहले जानते हैं, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये है एरिया वेक्टर। एक क्या लिख देता हूं, चलो, डायरेक्शन ऑफ एरिया, बहुत सही बात है। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तू जानता है क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन मैंने कल भी बताई थी आपको, वो एरिया क्रॉस सेक्शन कहलाता है जो करंट पे नॉर्मल होता है। कोई जरूरी नहीं है बेटे वायर आपको ऐसा ही मिले, कोई जरूरी नहीं है। कल को वायर आपको कुछ इस हिसाब से दे दे, देखना इधर, ये वायर था साहब, ये वायर है, और उसको ना ऐसे कट करके दे दिया तेरे को, ये कट कर दिया साहब, प्लास लिया, तिरछा काट दिया, कोई बात नहीं, ये काट दिया सब। अब करंट कैसे चलेगा? करंट की तो वही अपनी आदत है, करंट तो इस हिसाब से निकल करके जाएगा, ये दिखा देता हूं, करंट तो सीधा जाएगा साहब, ये जाएगा, ये थोड़ी करंट इसमें से ऐसे गिर जाएगा, नहीं, वो सीधा ही चलना है साहब, बहुत सही बात है। अब तू ध्यान से देख, जो एरिया है वो करंट के ऊपर नॉर्मल नहीं है। क्यों? एरिया की जब तू डायरेक्शन शो करेगा ना बेटे, तो इसके ऊपर जब तू नॉर्मल लेकर के आएगा तो ये एरिया वेक्टर आएगा, ये ए कैप आएगा, बोल सही बात है नहीं। और बीच का एंगल मैं ले लेता हूं थीटा, तो दिस इज द एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया, दिस इज थीटा। कर दे साहब रिजॉल्व। जब तू इसको रिजॉल्व करेगा तो इस साइड जाने वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा ए कॉस थीटा, और इस पे जो नॉर्मल होगा वो होगा ए साइन थीटा। जो इस पे नॉर्मल होगा वो क्या होगा? ए साइन थीटा। दिखाने की मैम फिगर कॉम्प्लिकेट लगी, उससे कोई मतलब नहीं। अब बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना बेटे। मैं तेरे को ना इधर कोई एरिया दिखाता हूं, मैं तुझसे कहता हूं कि ये कोई एरिया है ए कॉस थीटा, ये डायरेक्शन उस एरिया की, तो इसका मतलब तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए कॉस थीटा वाला एरिया वो ये रहा होगा। भाई किसी एरिया की इधर डायरेक्शन है तो कॉमन सेंस से एरिया ये रहा होगा, भाई डायरेक्शन तो नॉर्मली आएगी एरिया पे। हाँ, और तू एक बात सोच के बता, जो करंट है वो भी इसी साइड चल रहा है, करंट भी इधर है, क्या ये ऐसी सिचुएशन नजर आती है एरिया और करंट की? हाँ सर ये तो यही लगती है, बहुत सही बात है नहीं। तो लिखियो साफ डेफिनेशन, सर करंट डेंसिटी मस्ट बी इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कॉस थीटा।
अरे हाँ तो बोल यार, आई अपॉन में ए कॉस थीटा, यहां से आई की वैल्यू लिखते बेटे, आई इक्वल टू हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, और आई की वैल्यू यहां से हो गई बेटे जे डॉट ए, ये आंसर आ गया। और यहां से कंफर्म हो जाता है ये क्या नाम है, करंट स्केलर क्वांटिटी है बेटे। फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों क्लियर हो गया सब, ये दो बार डॉट प्रोडक्ट आ गया, क्या आ गया डॉट प्रोडक्ट। बच्चा बोला सर कौन सा फॉर्मूला मेन है, ये है या ये है। अब तुम बड़े बच्चों साहब, असली तो यही हो गया, ये तो जनरल केस हो गया, ये तो जनरल केस हो गया। जब तो थीटा की वैल्यू को जीरो करेगा, थीटा की वैल्यू को अगर मैं जीरो करता हूं cos 0 1 हो गया, देख यही आ गया ये, और थीटा की वैल्यू जीरो होते यही फिगर बनेगी। इसका मतलब मेन डेरिवेशन तो ये है, मेन फॉर्मूला, ये उसका केस है। आया नहीं आया। जब आप अकेले बैठोगे आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन में हो सकता है कि सर आपने करंट को रिजॉल्व नहीं किया, आपने एरिया को रिजॉल्व किया, करंट स्केलर क्वांटिटी वो रिजॉल्व नहीं होगा, रिजॉल्व होगा एरिया। फिर मैंने यही एरिया क्यों लिया, ये यहां समझा दिया है। जब इस एरिया को देखता हूं ये नॉर्मल नहीं है, करंट वो करंट के साथ साथ नहीं है, नियम ये कहता है एरिया करंट साथ साथ होना चाहिए। मैंने एरिया को रिजॉल्व किया, उसका जो कंपोनेंट करंट के साथ गया वो ए कॉस थीटा था, ए कॉस थीटा था। कंसेप्चुअली अगर कोई एरिया इधर है तो मैंने आपको समझा दिया ये है। इन रियलिटी देखो ये रिजॉल्व हुआ है बेटे, ये जो एरिया है ना ये रिजॉल्व हो गया। आप फिगर में मत बनाना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये एरिया ऐसे हो गया है, ऐसे, ये चीज ये है, समझ गए ना। और वो मुझे दिखाई नहीं दे रही फिगर के अंदर, मैं दिखा नहीं रहा, इसको थोड़ा हल्का ही दिखाया है आपको समझाने के लिए। अब दिखाना मत, मुझे फिगर ही समझ नहीं आई, फिर आपको अलग दिखा देना ये ना, बात समझ में आई है। तो अगर ये ए कॉस थीटा है तो इसका मतलब है एरिया इसके कॉरेस्पॉन्ड ये रहा होगा। अब तो ध्यान से देख, ये जो एरिया बन रहा है करंट के ऊपर नॉर्मल है, करंट ऐसे है, एरिया ये, तो ये डेफिनेशन आ गई सब। और यहां से आपको लिख भी देना है कि फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। और ऐसा यूनिट बोलते हैं साहब, क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर है ये मीटर स्क्वायर है। और हाँ तो बोल यार एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक बात क्लियर सुन लो, ये हमारे सिलेबस की ऐसी क्वांटिटी जनरेट हो गई जो करंट के एरिया के साथ बदलेगी। तो करंट के कह रहा हूं वो वायर के एरिया के साथ साथ। कल हम लोगों ने एक फ्रस्टम का डेरिवेशन किया था, याद करो, और उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो छोटे छोटे सिलेंडर आप ले रहे हो ये सभी सीरीज में है, तो दैट्स वाई सभी में करंट सेम है, सभी में करंट सेम है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से करंट चेंज नहीं होता है, लेकिन सब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से डेंसिटी चेंज हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो एरिया पे डिपेंड करेगा। बात समझ आइए। मैं इन सभी डेफिनेशंस को कवर करा दूं, फिर एक एनसीईआरटी में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो, और ये जल्दी बोर्ड में भी आया था कि कौन कौन सी क्वांटिटी है जो एरिया पे डिपेंड करती हैं। तो ध्यान रखना, करंट ऐसी क्वांटिटी है जो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लगभग ये सारी डिपेंड करेंगी बाकी, ठीक है। ये आ गया सर। अब यहाँ पे बेटे मैंने आपसे बोला था इस चैप्टर के अंदर ना, ये जहां जहां ये छोटी छोटी बातें चल रही है ना, करंट जरूर चलता है, वो क्या नाम है, टेम्परेचर का कंसेप्ट जरूर चलता है पक्का। देखियो करंट पर यूनिट एरिया, तो जे की वैल्यू जे, तो आई की वैल्यू डाल दे तू NEAVD है ना, तो NEAVD और अपॉन में ए, कुछ कैंसिल होता है, हाँ सर ए से ए गया, ए से तो ए चला गया, NE, और ये होता है E टाउ बाय M। क्या मैं इस रिलेशन को लिख दूं NE स्क्वायर E टाउ बाय M। अरे हाँ तो बोल यार, बस कंसेप्ट खत्म। ये ऐसा क्यों कराया मैंने, तू जानता है बेटे कि ये टेम्परेचर पे खेल खेलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो तू जानता है टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर में टाउ घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घट जाता है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कोलिजन बढ़ती कॉमन सेंस है, और टाउ घटेगा तो करंट डेंसिटी घट जाएगी। देख ले डायरेक्टली आ रहा है ना उसके सामने, हाँ। तो ये एक प्रकार से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। हम लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो बड़े बच्चों समझते इस बात को, टेम्परेचर इंक्रीज टाउ डिक्रीज जे डिक्रीज, ये उसका प्रूफ हो गया। अरे हाँ तो बोल यार, क्लियर है। ये बहुत प्यारी डेफिनेशन है बेटे, तो स्क्रीन को रोक, डेफिनेशन तो आपने नोट कर ही लिए, इन दोनों को लिख लो।
क्लियर बेटे? तो जे कवर हो गया ना। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिख, पहले मोबिलिटी लिख, MOBILITY, मोबिलिटी। मोबिलिटी की जो डेफिनेशन है ना बेटे, वो उसके नाम के अंदर ही छिपी हुई है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई क्या नाम है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा मोबाइल है, जब मोशन में आता है कितना इजीली मोशन के अंदर आ जाता है, ये मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे कौन ऑब्जेक्ट है साहब जो मोशन में आएगा? बच्चा बोला सर कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन आने हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों मोशन में आए? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी, जब फॉरवर्ड मूव किया था उसने। किससे मूव किया था? सर ड्रिफ्ट से दौड़ता है। किससे? ड्रिफ्ट से। तो बेटे इसको मोबिलिटी को डिफाइन करने का पैरामीटर यही है। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। कितनी फील्ड अप्लाई करने पर कितनी ड्रिफ्ट एक्वायर कर जाता है, ये उसकी मोबिलिटी होती है। ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, और ये हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये है सर। अगर बाई चांस बेटे मैं किसी क्वांटिटी की ऐसा यूनिट ना लिखूं तो आपको खुद लिख लेनी है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगी साहब, ये मीटर पर सेकंड है, ये वोल्ट पर मीटर है, तो मीटर पर सेकंड और वोल्ट पर मीटर है ना, ऊपर जाएगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट बन जाएगी बेटे मीटर का स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। चाहे तो यहाँ पे ई को न्यूटन पर कूलम की फॉर्म में लिख देना, यही बात है। हाँ तो साहब ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला ना बेटे हम लोग दोनों के लिए इसको पढ़ते हैं, करंट के लिए उसका नाम करंट कह रहा हूं, कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। कंडक्टर, 4 कंडक्टर्स और 4 सेमीकंडक्टर्स, 4 सेमीकंडक्टर्स। देखो ये सेमीकंडक्टर्स का जो खेल है ये वैसे आपको बाद में समझाया जाएगा बेटे, चैप्टर आएगा तभी समझ पाएंगे हम लोग। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसके अंदर जो करंट चलता है ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन चलता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक चार्ज कैरियर और है वहां, उसका नाम होता है होल, HOLE, होल। ठीक है ना, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बस समझ आइए। अब तुम बड़े बच्चे हो, जैसे कोई ये है क्या नाम है, कोई कंडक्टर है साहब एक, और तू यहां खड़ा होकर के इसके अंदर करंट मेजर करता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ मूव करते थे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं साहब। तो तू जानता है इलेक्ट्रॉन को पलट दो तो मुझे करंट मिल जाएगा, बिल्कुल सही है साहब, ये मेरा आई हो गया। वो यही तरीका होता है ना, जो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको उल्टा करंट लेते हैं हम लोग। अब तुम बड़े बच्चे सोच के देखियो कि यहाँ पे होंगे 2 चार्ज कैरियर, कौन कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन और होल। तो इलेक्ट्रॉन तो भागेगा इस साइड, ये मान लो ये क्या नाम, इलेक्ट्रॉन गया है साहब, और उसके अंदर जो होल होता है ना बेटे, होल को मैं रेड से दिखा देता हूं, होल भागता है इस साइड, ये होल होता है। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, उस पर माइनस चार्ज है, तुझे कहता है करंट निकाल, तो तू जानता है पॉजिटिव का करंट लिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिवर्स कर दे। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को रिवर्स करूंगा तो इस साइड आ जाएगा, बोल सही बात है नहीं, वो प्लस कर लिया मैंने। अब तू सोच समझ के बता कि इसके अंदर तो करंट इलेक्ट्रॉन से चला, क्या इसके अंदर करंट इलेक्ट्रॉन होल दोनों से चला? हाँ, दोनों से चलता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में। यहाँ पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों होते हैं। तो सब वैल्यू पुट करिए, देख इधर। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर फॉर कंडक्टर, म्यू वीडी होता है ई टाउ बाय एम, वीडी, और ये वाला ई कुछ कैंसिल आउट हुआ सर, ई से ई उड़ गया साहब, तो बोल, तो म्यू का पैरामीटर आ गया ई टाउ बाय एम, खत्म। और तू जानता ही है ऐसे खत्म नहीं होता, जहां टाउ आ रहा है ना बेटे वो टेम्परेचर का कंसेप्ट लाएगा ही लाएगा, चाहे कुछ हो जाओ। ठीक है, तो बोल, कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करने से, कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करने से टाउ की वैल्यू घटेगी, जिसके कारण मोबिलिटी घट जाएगी। ये कॉमन सेंस कहती है कि साहब वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो मोबाइल कहां से हो गया। अब बच्चा बोला इसके अंदर, अब इसके अंदर जब तू लिखेगा ना बेटे म्यू की वैल्यू, तो साहब ये सेमीकंडक्टर्स हैं, यहाँ टाउ का कंसेप्ट ही नहीं होता। तो ध्यान से सुन ले, यहां पर इसको लिखने का अंदाज अलग है म्यू को। वो जो ये फॉर्मूला है ना हमारा I = NEAVD, यहां से तू VD की वैल्यू लिख, I में NE हो गई साहब, उस VD को यहां पुट किया जाएगा बेटे। बस समझ आइए, यहां पर ध्यान रखना टाउ वाला कंसेप्ट नहीं लगता है, तो VD की वैल्यू पुट करिए रही, तो ये हो जाएगा I में NEA, और ये वाला E आ गया सब, ये म्यू की वैल्यू है। बच्चा बोला सर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, बढ़ा दे साहब टेम्परेचर,
टेम्परेचर राइज करने से टाउ की वैल्यू घट जाती है, टाउ होता नहीं है, सेमीकंडक्टर्स में स्मॉल एन लेना होता है। क्या एन की वैल्यू बढ़ जाती है? हाँ साहब, ये मुझे कल समझ में आया था। और अगर एन बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू घट जाएगी। अरे हाँ तो बोल यार, म्यू की वैल्यू घट जाएगी। अब ये जो मैंने आपको होल इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बताया ना बेटे, वो इसलिए बताया, ये फॉर्मूला सेमीकंडक्टर्स में यूज होगा। अगर मैं वहां पे ड्राइव ना कराऊं या भूल जाऊं तो आपको यहीं पे करा देता हूं मैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनियो, अगर मैं सेमीकंडक्टर्स का टोटल करंट लिखता हूं ना बेटे, टोटल करंट, ये टॉपिक, ये जो कंसेप्ट लिख रहा हूं सेमीकंडक्टर्स के अंदर है, ध्यान रखना इसके अंदर है, इसका ये काम खत्म हुआ। आप लिख भी सकते हो फॉर सेमीकंडक्टर्स टोटल करंट। तो बोलिए क्या टोटल करंट अगर आई लिखा जाता वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स होता है? हाँ, दोनों का सम होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर किसी कंसेप्ट के अंदर, किसी गैस के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कैरियर है ना, तो करंट दोनों का सम होता है, ध्यान रखना। ये मत कर देना कभी सर प्लस माइनस से कैंसिल करके नेट चार्ज निकाला जोड़ दिया ना, नेट चार्ज नहीं, करंट जुड़ता है हमेशा। करंट इज ऑलवेज ड्यू टू द फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये आ गया सर, करियो वैल्यू को। तो आई की वैल्यू मेरे पास हो गई करंट इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का करंट, तो यहां से वैल्यू उठा देता हूं, सही बेटे। यहां से ध्यान से सुनियो, इलेक्ट्रॉन का तो यह आई ई, जब तू आई ई बनाएगा तो ये सब कुछ ऊपर जाएगा। तो ये बड़े बच्चे हैं बेटे, ये ए और ई, ये तो वायर का पैरामीटर है और ये बैटरी की फील्ड है, ये दोनों के लिए कांस्टेंट आएगा। तो मैं ए को तो बाहर लिख देता हूं और ब्रैकेट के अंदर, अच्छा ई भी बाहर आएगा क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और होल के ऊपर बेटे चार्ज सेम होता है। ये रह गया एन और म्यू, तो एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये एच है बेटे। और हाँ तो बोल यार, ये बात समझ में आई है। ये जो फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू म्यू एन ई ए ई, इसमें ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट है, तो वो तो लिख दिए दोनों के लिए बाहर, ई ए ई, ई ए ई। और हाँ तो बोल, ये करंट का फॉर्मूला है सेमीकंडक्टर्स में। तो एक फॉर्मूला तो यही काम का है बेटे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसको कई बार रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के टर्म्स में पूछ लेता है। तो देखियो अगेन, V इक्वल्स टू होता है आई आर, ओम्स लॉ मान, बहुत सही बात है ना बेटे। यहां से अगर तू I की वैल्यू लिखता है तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाय आर, V को मैनिपुलेट करता हूं तो ये V की वैल्यू E इंटू में L होती है, E इक्वल्स टू डीवी बाय डी आर वाले फॉर्मूले से V की वैल्यू इंटू L आती है, और R की वैल्यू होती है रो ऑफ L बाय A, कैंसिल आउट हुआ बेटे, तो तेरे पास आ जाएगा ये ई ए बाय रो, ई ए बाय रो, सही है। किसकी वैल्यू है ये? करंट की, ठीक है साहब। करंट की वैल्यू तुम्हें ऊपर निकाल रखी है, क्या दो फॉर्मूले मार्केट में आ गए, तो देयरफॉर ई ए बाय रो की वैल्यू हो गई बेटे ई ए ई और एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, एन एच म्यू एच। बोल बात समझ में आती है? हाँ सर, यहां तक सही है। कुछ कैंसिल आउट होता है सर, ई ए से ई ए गया, अगर ये गया तो साहब 1 बाय रो की वैल्यू मार्केट के अंदर, 1 बाय रो की वैल्यू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और यहां से रो की वैल्यू तो 1 अपॉन में ई एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, एच फॉर होल चल रहा है, ध्यान रखना, एच फॉर होल्स होता है, ठीक है बेटे। ये फॉर्मूला आ गया बेटे रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। 1 अपॉन में ई म्यू ई एन ई प्लस एन एच म्यू एच, एन एच नंबर ऑफ होल्स। और ये ना अभी रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है ना बेटे, वो कंडक्टिविटी होता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कंडक्टिविटी का था, तो अगर कोई कंडक्टिविटी पूछ ले तो कंडक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी, एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, दिस इज द फॉर्मूला कॉरस्पॉन्ड टू कंडक्टिविटी। ये रिलेशन बेशक से इतनी इंपॉर्टेंट यहां नहीं है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है बेटे, ये ध्यान से सुन लो। यहां करा दिया, वहां समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन होल क्या होता है, करंट कैसे चलता है, पर रिलेशन यही ड्राइव करती है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कंडक्टिविटी की सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर, ठीक। तो आप स्क्रीन को रोक करके ये जो जितना भी कंसेप्ट आपको दिखाई देता है फटाफट नोट कर लो।
लिख लिया बेटे, आ जाओ। तो डेफिनेशन मोबिलिटी होगी। अब आ जा कंडक्टेंस पे और कंडक्टिविटी पे, दोनों डेफिनेशंस को एक साथ कवर कर देते हैं। अच्छा बेटे, अगर बाई चांस यहाँ पे ग्राफ पूछ लेना आपसे, जैसे म्यू का ग्राफ अगर पूछ लेता है टेम्परेचर के साथ, तो ये डिक्रीजिंग है दोनों के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बतौर कंसेप्ट पूछ सकता है और ये बतौर ग्राफ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग आ जाएगा दोनों के अंदर। तो म्यू का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो म्यू की वैल्यू घटने लग जाती है, ठीक है बेटे। तो ये इसका वेरिएशन हो गया। अब हेडिंग बना कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बेटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जी से। कंडक्टेंस, तो डेफिनेशन सीधी सादी है साहब, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कंडक्टेंस का यही होता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, ठीक है बेटे। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है साहब। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मार्केट में वो रहा सब, तो रेसिप्रोकल करें डायरेक्ट लिख दूं तो जी की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी बेटे एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय स्मॉल एम, ये मार्केट में फॉर्मूला है। अरे हाँ तो बोल सही बेटे। तो ये कंडक्टेंस की रिलेशन है। हाँ, कॉरस्पॉन्ड आप इसके ना रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो, क्या नाम है, कंडक्टिविटी लिख सकते हो। कंडक्टेंस हो गया तो इधर लिख दो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग बेटे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टेंस को करते हैं जी से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जब तू लिखेगा तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, खत्म, ठीक है। अपने आप डेफिनेशन बना देंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और बोलिए सब फॉर्मूला मार्केट में कर इसका रिवर्स इसका, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये रिलेशन आ गया सब। और हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आई है, ठीक है। फिर वही छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, क्या साहब, कि टेम्परेचर का इफेक्ट किसके लिए, 4 कंडक्टर और 4 सेमी कंडक्टर, 4 सेमी कंडक्टर। कंडक्टर के लिए बोलियो सर टेम्परेचर राइज करोगे तो टाउ की वैल्यू घट जाती है, टाउ की वैल्यू घटेगी तो सिग्मा की वैल्यू घट जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी। सेमी कंडक्टर, सर टेम्परेचर राइज करूंगा, एन की वैल्यू बढ़ जाती है, एन की वैल्यू बढ़ जाती है, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू बढ़, जो ये सेम चलते हैं ना बेटे, कंडक्टिविटी में और कंडक्टेंस में सेम चलता है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी में सेम चलता है टेम्परेचर का इफेक्ट। यहाँ पे भी अगर तू लिखना चाहे यहाँ लिख दियो 4 कंडक्टर 4 सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में बोल सर टेम्परेचर राइज करने से टाउ की वैल्यू घटती है, टाउ घटेगा तो कंडक्टेंस घट जाएगा। सर टेम्परेचर राइज करने से एन की वैल्यू बढ़ती है, एन की वैल्यू बढ़ती है तो कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे हाँ तो बोल यार, यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत पूछता है बेटे, बताओ डेरिवेशन वो क्या नाम है, कंडक्टर में पूछा जाता है। कंडक्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट समय के साथ घट जाती है सर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते जाओगे ये घटने, इसको समय बोल दीजिए, समय नहीं है टेम्परेचर है, टेम्परेचर राइज होगा तो घटने लग जाती है। अरे हाँ तो बोल यार। अब रही बेटे इनकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बहुत प्यारी है इनकी। जैसे इस साइड अगर तू एसआई देखता है ना इसकी कंडक्टेंस की, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेजिस्टेंस की होती है ओम, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स। अगर तू इसको ऐसे लिखता है ना बेटे ओम इनवर्स, तो इसको हम लोग मो भी लिख देते हैं MHO, ठीक है, OHM, उसका इनवर्स लिखते हैं तो MHO मो, और इसी का नाम होता है बेटे साइमन। और हाँ तो बोल यार, ठीक है ना। अगर ये इस साइड लिखोगे SI, यहाँ लिखोगे अगर SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो बोल दी क्या बन जाएगी, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है ओम मीटर, तो ये हो जाएगी ओम मीटर का इनवर्स। इसको तो लिख दे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बात वही है। इसको तू मो लिख सकता है, ओम इनवर्स का दूसरा नाम क्या होता है मो, तो इसको लिख सकता है मो मीटर इनवर्स, और इसको तो ये भी लिख सकता है साइमन मीटर इनवर्स, साइमन पर मीटर या मीटर इनवर्स। और हाँ तो बोल यार, बात समझ में आती है। स्क्रीन को रोक, दोनों डेफिनेशन और ये छोटी छोटी बातें अपने आप को सीखे नीचे फटाफट लिख लिया बेटे, चला जा। तो ये थी डेफिनेशन कंडक्टेंस की और कंडक्टिविटी की। एक ना बेटे यहाँ पर पूछने का अंदाज एक और है,
अच्छा, एक ये जो हम लोगों ने ग्राफ यहाँ बनाया है ना बेटे, ये ग्राफ यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। कंडक्टर्स में पूछा जाता है ये ग्राफ। तो कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर घटती है ना, तो कंडक्टर्स के अंदर यहाँ भी बना देना, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये ऐसे डायरेक्ट वेरिएशन नहीं आते हैं, वह कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है बेटे, ठीक है, इसलिए कंडक्टर का ही पूछा जाएगा, ठीक है साहब। तो ये कंडक्टिविटी। अब ना बेटे इस टॉपिक को पूछने का एक अंदाज और है। अंदाज क्या है कि जैसे 5-6 डेफिनेशन आ गई है, कंडेंसिटी भी आ गई और मोबिलिटी भी आ गई, यहाँ पे इनका आपस में रिलेशन पूछ लेता है, इनका आपस में रिलेशन, ठीक है। तो हम ना एक दो रिलेशन ड्राइव करके देख लेते हैं। रिलेशंस में ना बेटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टिविटी के ही रिलेशन है, सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है। अब तुम बड़े बच्चों सोच के देख, जब ये एक दूसरे से ड्राइव होकर के आए यहाँ तक, मतलब एक प्रकार से ये भी यहीं से ड्राइव हो रहे हैं, इन्हीं का तो रेसिप्रोकल है, तो इनके रेजिस्टिविटी के इनके साथ रिलेशन तो कुछ भी मायने नहीं रखता, वैल्यू पुट करनी है। ये दो पैरामीटर अलग हैं थोड़े, ठीक है ना, तो इन्हीं के साथ रिलेशन ड्राइव कर देते हैं और ज्यादातर आते भी यही हैं बेटे, ठीक है। तो आप दो हेडिंग बना दो और ऐसे बीच में लाइन डाल के ऐसे लिख लेना, क्या साहब, कि रिलेशन बिटवीन एक तो ले लीजिए रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी और एक ले लो रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, ठीक है, दोनों के साथ रिलेशन। अब रिलेशन कैसे ड्राइव साहब, मैं जानता हूं सर सारे फॉर्मूले याद करे बैठा हूं, किसी एक फॉर्मूले को भाई इन दोनों में रिलेशन चाहिए, किसी एक का उठा दूसरा उसमें ढूंढ ले। चल करंट डेंसिटी उठा देता हूं, क्या होता है साहब, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है साहब। अब तो दिमाग में लिए बैठा है कि मुझे रेजिस्टिविटी लानी है इसके अंदर, मतलब टाउ वाला कंसेप्ट चाहिए। आई की वैल्यू पुट करियो, आई की वैल्यू हो गई NE/AVD अपॉन में A, कट गया साहब, हाँ ये हो गया NE/VD। VD की वैल्यू पुट कर, VD की वैल्यू होती है EE टाउ बाई M, EE टाउ बाई M, तो NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E, क्या बात पकड़ में आती है साहब, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, क्या ये रहा साहब, हाँ M अपॉन में NE स्क्वायर टाउ। अगर ये रहा तो लिखियो J की वैल्यू हो गई साहब E बाय रो, यहां से E लिखो, बस वही रिलेशन चाहिए था, कैसे भी पढ़ लो इसको, दैट इज E बाय J, खत्म। और हाँ तो बोल यार, क्लियर है। अब कहता है मोबिलिटी के साथ चल इसी से उठा ले, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है सब एज वी नो करके लिख देते हैं, E बाय J, E बाय J, J की वैल्यू करंट पॉइंट एरिया, तो ये तेरे पास हो गई बेटे I बाई A, J की वैल्यू पुट करिए, ठीक है सब, I की वैल्यू वही NE/AVD जो करता उसे काट दियो, I की वैल्यू तो EA अपॉन में I, तो I की वैल्यू NE/AVD। अब तू ध्यान से देख, देखो अगर तुम ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे ना, VD की पुट करो फलाना ढिमका, तो रो का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, यहाँ से यही आ जाएगा, पुट करके देख लेना, VD की वैल्यू पुट कर इसमें यही आ जाएगा। लेकिन उसे मुझे कहा है म्यू के टर्म्स में, और म्यू तू जानता है इट इज अ VD एक्वायर्ड पॉइंट फील्ड। देखियो कहां पे दिखाई देता है, हाँ सर ये रहा, ये रहा VD और ये 1 बाई म्यू हो गया, हाँ सर A से A गया, तो ये तेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन में NEA इंटू म्यू, और A से तो A गया था, सॉरी NEA म्यू, ये मार्केट में रिलेशन आ गई, नहीं 1 अपॉन में NE म्यू, ये आ गया सर, बात समझ आइए। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है बेटे इनका आपस में रिलेशन आता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो रिलेशन है, ठीक है। रो के स्क्रीन को फटाफट नोट कर ले, लिख लिया बेटे। तो ये छोटे छोटे रिलेशन है बेटे, ठीक है, ये 5-6 रिलेशन छोटे छोटे हैं। अच्छा एक ना बेटे R इक्वल टू रो L बाई A, ये वाला रिलेशन, इसके ऊपर ना बेटे कोई डेरिवेशन नहीं बनता है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल लेकर के आता है रिलेशन, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल कवर कर देते हैं। अब एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटे, बड़ा प्यारा सवाल है, जल्दी बोर्ड ने पूछा था, कहता है एक वायर है नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, तो वही अपना फ्रस्टम ले लेता हूं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है, हाँ सर। कौन सा पैरामीटर सेम चलता है, 4 पैरामीटर आपको गिवन है, करंट सेम है, करंट डेंसिटी सेम है, ड्रिफ्ट सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चारों में, या कौन कौन से पैरामीटर सेम चलते हैं, तो ध्यान से सुन लो। एक तो साफ दिखाई देता है एरिया बदल रहा है, और करंट डेंसिटी इक्वल टू होती है करंट पॉइंट एरिया, तो करंट डेंसिटी बदलेगी, तो जो J है वो बदल जाएगा साहब, बदल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, रही बात करंट की, तो करंट का कंसेप्ट मैंने आपको कल बता दिया था बेटे, कोई सा भी एलिमेंट ले लूं, सभी एलिमेंट सीरीज में है और सीरीज के अंदर करंट चलता है सेम, तो आई की वैल्यू है सेम, आई की वैल्यू सेम, सही है, जे बदलेगा ए बदल जाएगा, सॉरी ए बदलेगा जे बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, वीडी बदल जाएगा क्योंकि आई इक्वल टू एन ए वीडी होता है, उसमें ए आ रहा है, आई सेम है तो वीडी बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, सब इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टीम लाइन ना सेम होती है, ध्यान रखना बेटे, जैसे स्टीम लाइन कभी क्रॉस नहीं होती थी ना, याद करो, बिल्कुल सेम। तो यहां से जब लाइंस निकलेंगी तो लाइंस के बीच का गैप, यहां जैसे जैसे निकलती जाएंगी गैप बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये हालत हो जाएगी फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पर इंटेंसिटी सेम है, वहां इंटेंसिटी अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, तो तीनों वैल्यू बदल जाएंगी बेटे, बात समझ आइए, आई बदलेगा, जे बदलेगा, वीडी बदलेगा, ई बदलेगा, सेम क्या चलेगा, सॉरी आई सेम रहेगा, जे बदलेगा, वीडी बदलेगा और ई बदल जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन को रोक के तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर ले। एक रेजिस्टिविटी के ऊपर बेटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और पूछता है, बड़ा प्यारा सवाल है, काफी फेमस है, कि जो एलॉयज होते हैं, एलॉय हमारे सिलेबस में काफी फेमस एलॉय, एक निक्रोम और मैग्नीशियम, एलॉयज की रेजिस्टिविटी कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के रेस्पेक्ट में हमेशा ज्यादा होती है, जिन मेटल से या जिन एटम से मिलकर के ये एलॉय बनते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की। ऐसा क्यों होता है? देखो सीधी सादी बात है, आप लोग समझते हो इस बात को कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये पैरामीटर है कॉम्पैक्टनेस के, जितना सॉल्ट मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकलने मुश्किल होगी, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस है। अब मान लो कोई भी एलॉय लेता हूं मैं, किसी एटम से मिलके बना हुआ है, तो एक नेचर तो ये हो गया, ये एटम्स हो गए साहब, ये सेम नेचर के हैं, ठीक है, और तुम लोग जानते हो कि जो एटम होता है वो डिफरेंट साइज रखते हैं सभी। अब ये इंटर एटॉमिक स्पेस था, इसके अंदर दूसरा एटम फिक्स हो गया, जाके एलॉय बनाया तो वो हो गया सब फिक्स। अब तुम बड़े बच्चे हो कि अगर दो तीन आप ऐसे मिला दोगे तो ये तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर सब स्ट्रक्चर ही कॉम्पैक्ट हो गया मतलब पैक हो गया, इलेक्ट्रॉन बेचारा निकलेगा कहां से, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एटम्स के क्या नाम है, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के रेस्पेक्ट में भाई, तो जवाब होता है कि उनके जो स्ट्रक्चर का कॉम्पैक्टनेस है वो ज्यादा है, मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस मिनिमम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता, बात समझ आइए बेटे। तो ये कंसेप्ट बनता है रेजिस्टिविटी के ऊपर, ठीक। चलो अब इसके ऊपर आ जाए, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं बेटे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए के। देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बेटे वही अपनी 10th लेवल है, आर की वैल्यू दे दे, एल की दे दे, ए की दे दे, रो की वैल्यू निकाल दो। रो की वैल्यू ना बेटे ज्यादातर हम लोग 10⁻⁻8 में कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना हमेशा, कुछ भी वैल्यू आ जाओ पर उसको ऐसे मैनिपुलेट करना होता है कि पीछे 10⁻⁻8 लगा के आओ, ठीक है ना। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो एक तो वही अपना 10वीं लेवल का सवाल की वैल्यू दे दे, पुट कर दूंगा सर। एक ना बेटे यहाँ वायर की मेल्टिंग का कंसेप्ट आता है, जैसे एक क्वेश्चन देख डायरेक्ट, क्वेश्चन कहता है कि साहब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, ठीक है साहब, 16 ओम का एक वायर है मेरे पास, ठीक है साहब, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, वायर को मेल्ट कर दिया, पिघला लिया साहब, और पिघलाने के बाद उसको वापस बनाया लेकिन लेंथ को हाफ कर दिया, बताइए क्या रेजिस्टेंस पे कोई फर्क आएगा? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर और व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, ठीक है साहब। एक बात बताओ, वायर को पिघलाने के बाद नया वायर बनाया गया है, लेंथ कम ज्यादा करी है, किस चीज में चेंज नहीं आएगा? बच्चा बेटे बोला सर वॉल्यूम चेंज होना पॉसिबल नहीं है। भाई आपने वायर लिया और पिघला दिया, पिघलाने के बाद उसका नया वायर बना दिया, अरे वॉल्यूम तो सेम है, तो बेसिक कंसेप्ट यही है, सब पिघलने के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है बेटे। तो मेरे पास कोई वायर था, मान लो यही वायर ले लेता हूं मैं, ये वायर था साहब, अब इसको पिघला के हाफ कर दिया, इसको पिघलाया और ये हाफ कर दिया, आधी लेंथ कर दी साहब, इसकी आधी लेंथ हो गई, बहुत सही बात है। अंतर किस किस चीज में आएगा ये पूछता है, देख इस रेजिस्टेंस का नाम R1 रख देता हूं, नया रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाए पॉसिबल नहीं है, बदलेगा क्या? बदल जाएगा साहब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A1 इसका हो जाएगा A2 और इसकी लेंथ अगर L1 थी इसकी हो जाएगी L2, है ना, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। और सिंस वॉल्यूम रिमेन सेम, ये तो मेन है बेटे, सिंस वॉल्यूम रिमेन सेम,
वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम सेम है तो साहब A1 L1 की वैल्यू हर हालत में A2 L2 होनी चाहिए, A2 L2 होनी चाहिए, ठीक है बेटे। तो यहां से अगर तू A2 बाई A1 लिखता है, A2 बाई A1 तो L1 बाई L2, इसकी लेंथ को L लेता हूं तो उसने बोला ये हाफ हो गई है, तो हाफ होने का मतलब है L बाई 2, दैट वैल्यू इज 2:1। अरे हाँ तो बोल, बस खत्म हो गया बेटे, रेशियो निकाल दे। तो R2 अपॉन में R1, R2 अपॉन में R1, तो फॉर्मूला होता है रो L बाई ए, रो L बाई ए, रो से रो गया, ये हो जाएगा L2 बाई L1 इंटू में A1 बाई A2। बोल स्टेप सही है बेटे। L2 बाई L1 की वैल्यू बोल, L2 दे रखा है L बाई 2, तो L बाई 2 और L, और A1 बाई A2 तूने यहां से निकाला है 1 बाई 2, L से L गया, ये 1 बाई 4 आया सब। बोल सही बात है। तो यहां से अगर तू R2 की वैल्यू लिखता है दैट शुड बी इक्वल टू R1 इंटू में 1 बाई 4। R1 की वैल्यू कितनी है? 16 है, 16 1/4 का मतलब 4 ओम का हो गया सर। पर हाँ तो बोल यार कितने ओम का? 4 का। उसने बोला है मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज इन आर, तो नियम होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू में 100%। अरे हाँ तो बोल यार फाइनल कितना है? 4 घटा का 16 बटे में 16 गुना में 100, ये हो गया बेटे 12, 3/4 माइनस 75%। क्या रेजिस्टेंस 75% घट के माइनस शो कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज होना। क्या 75% डिक्रीज हुआ है? हाँ सर 75% डिक्रीज हुआ है। अगर प्लस में वैल्यू आएगी तो इंक्रीज आ जाएगा। अरे हाँ तो बोल यार, अब बेशक से मैं तुमको एक ही क्वेश्चन करा के छोड़ दूं बेटे, एक ही क्वेश्चन, आप इस पर दुनिया भर के सवाल कर सकते हो। देखो सवाल में अंतर क्या करेगा, इस क्वेश्चन के अंदर पिघलाने के बाद लेंथ कम करिए, ज्यादा करेगा पिघलाने के बाद लेंथ बढ़ा देगा। तो कॉमन सेंस है यही, जब वॉल्यूम सेम करूंगा, वॉल्यूम सेम करूंगा, लेंथ घटी है, लेंथ दे रखी है मतलब डिक्रीज करके, तो एरिया का रिलेशन आ गया। बहुत सही बात है या नहीं? और कल को लेंथ, वो सॉरी क्या नाम है इसका, लेंथ का रिलेशन ना देके एरिया का दे देता, एरिया का, तो लेंथ का रिलेशन आ जाएगा। दोनों रिलेशन एक का वैल्यू गिवन करेगा, एक की मैं कैलकुलेट करके लाऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आएगा। और हाँ या ना? देखो यहाँ पे सवाल बनता है पिघलाने के बाद लेंथ बढ़ाना, पिघलाने के बाद लेंथ घटाना, मतलब लेंथ बढ़ी दे सकता है, घटी दे सकता है। एक सवाल तो ये मतलब लेंथ का रिलेशन देगा। दूसरा बनता है पिघलाने के बाद एरिया बढ़ाना, एरिया घटाना। एरिया पे वो ज्यादातर डायमीटर या रेडियस पे खेलता है, डायमीटर पे या रेडियस पे। तू एक काम कर, इसको लिख एक बार, मैं एक रेडियस का ही क्वेश्चन डायमीटर का ही करा देता हूं, स्क्रीन करो फटाफट नोट का। आ जाओ बेटे, देख क्या कहता है सब। क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसका डायमीटर आपने हाफ कर दिया, मतलब उसे पिघलाया साहब, डायमीटर हाफ कर दिया, नए का रेजिस्टेंस बताओ। अब डायमीटर हाफ किया, बात तो एक तो वही है बेटे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दूसरा ये सिलेंड्रिकल वायर है, ध्यान रखना, क्योंकि डायमीटर का कंसेप्ट यूज हुआ है, ठीक है बेटे। तो कोई वायर रहा था मेरे पास, ये वायर था सब, उसका डायमीटर आधा कर दिया, हाफ, तो कॉमन सेंस है लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। कौन कौन सी पैरामीटर चेंज नहीं होंगे, कौन कौन सी वैल्यू चेंज नहीं होगी? सर रेजिस्टिविटी दोनों की चेंज नहीं होगी, बिल्कुल सही है साहब। इसकी रो है तो साहब इसकी भी रो ही रहेगी। इसकी लेंथ L1 लूंगा तो इसकी साहब L2 हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का खेल बदल जाएगा, इसको A1 लिखूंगा तो ये A2 हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर इसका R1 लिखता हूं तो इसका R2 हो जाएगा। पहला कंसेप्ट वही अपना, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सिलेंड्रिकल वायर है तो सब A1 L1 हर हालत में A2 L2 होना चाहिए, ठीक है बेटे। तो यहां से वैल्यू निकाल दे तो किसी एक की। तो अच्छा हाँ, एरिया, सिलेंड्रिकल वायर है बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है पाई r स्क्वायर बाय 4, क्यों डायमीटर पे खेलता है ना, तो पाई ऑफ r स्क्वायर, सॉरी पाई एरिया पाई r स्क्वायर बाय 2, डायमीटर पे खेलेगा तो पाई d स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो पाई ऑफ d1 स्क्वायर बाय 4 L1 मस्ट बी इक्वल टू पाई ऑफ d2 स्क्वायर बाय 4 L2। ये बात समझ में आई है? जो करता है काट दे सर, पाई बाय 5 एक उड़ गया सब, यहां से आ गया L1 बाय L2 की वैल्यू d2 का स्क्वायर बाय d1 का स्क्वायर। अरे हाँ तो वो इक्वेशन फर्स्ट डाल दी, ठीक है बेटे। रेजिस्टेंस को बेटे अलग से लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो L बाई ए, ठीक है ना। इक्वेशन थोड़ी आसान पड़ जाएगी, रो L अपॉन में एरिया हो जाएगा पाई ऑफ d स्क्वायर बाय 4,
ठीक है ना, बाय 4। अब तो ध्यान से देख, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मैं सीधा लिख देता हूं कि जो r जो है वो l/d² पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटे, अब वैल्यू डाल दे तू r1 r2 की, मतलब कि r2/r1 मस्ट बी इक्वल टू l के डायरेक्ट लिए तो ये हो जाएगा l2/l1, इनवर्सली किसके है d के, तो ये हो जाएगा d1² ये स्टेप तो मेरे साथ हर बच्चे को लिखना आता है। ठीक है बेटे, 2 के डायरेक्टली सही, लेंथ के डायरेक्टली तो 2 ऊपर है और d के इनवर्सली 1 ऊपर है। ठीक है, सही लिखा है। वैल्यू पुट कर दे तो तेरे पास आ जाएगा l2/l1 की वैल्यू बोली है d1/d2। ठीक है, तो ये हो जाएगा d1² इंटू में d1² इसको मैं लिख देता हूं कि d1/d2 पावर 4। बोल स्टेप सही है? ठीक है सर। अब d1/d2 मुझे गिवन है, उसने बोला ना हाफ, तो इसका मतलब ये है कि जो d2 है वो बेटे वो d1/4 मुझे और d1/2 दे रखा है साहब, यही तो दे रखा है। तो d1/d2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ये हो गया बेटे r2/r1 की वैल्यू तेरे पास आ गई 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 16 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 16। तो r2 की वैल्यू हो गई 16 टाइम्स ऑफ r1। अरे हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आती है? देखो ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद ये था, देखो करने को तो आप भी कर देते बेटे, पर मेरा सिर्फ एक मकसद था यहाँ पे इसको कराने का कि कंसेप्चुअल यहाँ से निकल के आता है। वो कंसेप्ट ये है, देख पहली बात तो मैंने जानबूझ करके d1/d2 यहाँ पे पुट नहीं किया, चाहता तो यहाँ पे पुट कर देता, d2 की वैल्यू यहीं पे पुट कर देता d1/2, है ना, लेकिन वो पुट नहीं करी। उसका रीजन ये है, देख ये जो कंसेप्ट निकल करके आया है ना साहब, ये कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कि r2/r1 जो है वो d1 की पावर 4/d2 की पावर 4 है ना। तो यहां से लिख देता हूं r इनवर्सली होता है d की पावर 4 डायमीटर। बात समझ आई है? तो रेडियस बेटे d की पावर 4 पे, वो सो रेडियस कह रहा हूं, रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस है तो वो क्या नाम डायमीटर है, तो इसको तू रेडियस भी लिख सकता है r/2। तो डायरेक्ट e के अंदर लिखूंगा तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r/4। बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो? सुनो, दो तरीके से सवाल बनता है, पिघलाने के बाद लेंथ में कम ज्यादा करेगा और पिघलाने के बाद रेडियस में या डायमीटर में कम ज्यादा करेगा, है ना। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे ये पूरा डेरिवेशन नहीं किया जाता है बार बार, ये सीधा रिलेशन याद रखना कि इनवर्स टू द पावर 4 चलता है, सीधा हिसाब इनवर्स टू द पावर 4। उसने बोला डायमीटर आधा हो गया है, डायमीटर आधा हो गया है, बात समझ आइए? तो ये इनवर्स चलेगा इसके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडियस आधा हो गया है, इनवर्स आर की वैल्यू डाल देंगे, कंसेप्चुअली खत्म हो जाता है। और हाँ तो बोल, और लेंथ पे अगर बात करता हूं ना, लेंथ पे जैसे लेंथ है तो उसके अंदर पिछले उसको ध्यान से देखो, l² का खेल चलता है। किसका? l² का। आप जब ये डेरिवेशन ये पूरा कर लेंगे लिखने के बाद फिर एक लिखेंगे, वो डालेंगे हेडिंग कंसेप्ट, और कंसेप्ट डालने के बाद फिर लिखेंगे कि अगर न्यूमेरिकल में लेंथ का चेंज गिवन है तो कंसेप्चुअली डायरेक्ट ये लेंथ 2 गुना रेजिस्टेंस 4 गुना, लेंथ 3 गुना रेजिस्टेंस 9 गुना, रेजिस्टेंस लेंथ 4 गुना 16 गुना, 5 गुना 25 गुना, और अगर डायमीटर का रेडियस का गिवन है तो ये डायरेक्ट। ठीक है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से तो साहब यही प्रोसेस है। ठीक है बेटे, ड्रॉ स्क्रीन को नोट कर लिख लिया बेटे। एक क्वेश्चन बेटे मेल्टिंग के ऊपर ना परसेंटेज चेंज पे देता है, कई बार बच्चा घूम जाता है। सही है, ये क्वेश्चन अब आपको अपने आप ही करना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको। वो कहता है एक वायर है, उसको पिघलाने के बाद लेंथ 5% बढ़ा दी साहब, कितनी बढ़ा दी? 5%। परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में बताओ, पहले बताओ इसमें फर्क क्या आएगा? फर्क क्या आना है? कुछ नहीं है साहब, वही अपना ए वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा, बस वो डायमीटर पे नहीं गया, यही कंसेप्ट तो यही स्टार्ट होता है। हाँ लेंथ दे रखी है, बस लेंथ अगर L1 को आप L लेते हो L1 को, तो L2 की वैल्यू हो जाएगी L1 प्लस में 5% ऑफ L1। अरे हाँ तो बोल यार, 5% का मतलब 5/100, तो ये तेरे पास वैल्यू आ जाएगी L प्लस में 5/100 ऑफ L। बहुत सही बात है, इसको सॉल्व करेगा तो 105 L/100 दैट इज 1.05 ऑफ L। खत्म, ये आगे इसमें वैल्यू पुट कर देना, तो L की वैल्यू यहां पुट करेगा A1/A2 आ जाएगा, A1/A2 को कंसेप्ट डालेगा, R1 R2 का रेशियो आ जाएगा। अरे हाँ तो बोल, बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, क्लियर सुन लो, 5% भी पूछ चुका है, 10% वाला ही पूछ चुका है।
अभी सॉल्व करना है आपको। ये बात समझ में आई है नहीं? 5% वाले क्वेश्चन का आंसर 10.25% आता है, 10.25, और 10% वाले का आंसर 21 आता है, 21%। ठीक है बेटे, अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके साथ बेटे एक प्रकार से देखा जाए तो ये कंसेप्ट खत्म हुआ। अब हम अगली क्लास के अंदर जो ओम्स लॉ हमारा V = IR है उस पर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।